एब्सोलूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एब्सोलूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इन कैरिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट टू द इन्फिनिटी वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स जीरो। इसलिए कहना क्या चाह रहा है, मिसाल के तौर पे ये अर्थ है, हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाया और इसको हम उठाकर ले गए एट पॉइंट इन्फिनिटी जहाँ पे हमारे पास कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। तो इस दौरान हमने वर्क नहीं किया, जो इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड ने वर्क किया, इसलिए वो वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, जो हमने वर्क किया उसका नेगेटिव, वो ग्रेविटेशनल फील्ड वाला वर्क आ जाएगा। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड ने जो इस पे वर्क किया, इसको पॉइंट 1 से लेके इन्फिनिटी तक लेके जाने में, वो वर्क होता है एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी। अब इसलिए हम एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी की क्यों बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये पेन है, ठीक है, और मैं इसका रेफरेंस रखता हूँ, ये मेरा हाथ, ठीक है, गिरे ना। तो मैं कहता हूँ कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस पॉइंट से लेके वो इस पॉइंट तक है। ठीक है, बेसिकली मैंने यहाँ पे रेफरेंस रखा हुआ है अपने हाथ को, लेकिन अगर मैं गिराता हूँ तो मेरे हाथ तक आएगा। लेकिन अगर मैं अपना हाथ भी हटा दूँ तो ये मज़ीद नीचे जाएगा, मज़ीद यानी कि इसमें मज़ीद पोटेंशियल है। तो ऐसा क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम डिफाइन करें कि हमारे पास हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकें विद रेफरेंस टू दैट पॉइंट। तो वो दैट पॉइंट जो है हमारे केस में वो एट इन्फिनिटी आता है, कि वहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल जीरो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। या इसको और तरह से अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं इससे बिल्कुल एक नीचे एक पॉइंट है, यहाँ से बिल्कुल नीचे 1 सेंटीमीटर नीचे कह लो, कि जहाँ पे हल्की सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, मैं वहाँ से एक पॉइंट को छोड़ता हूँ और वो कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूँ और वो नीचे आता है इस पॉइंट तक, तो उसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, किसी भी किस्म की एयर रेजिस्टेंस या कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो इस पॉइंट पे आके जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि इट इज़ द एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। ठीक है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट 1। ठीक है, तो हम वो किस तरह से किसी भी चीज़ की कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हम कैलकुलेट, अभी हमने देखा कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल होता है। बेसिकली हमने इसकी हाइट चेंज किया तो हम mgh वाला फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, मसला ये है कि जो हम mgh वाला फार्मूला लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने स्केल पे, ठीक है, मैं 100-200 मीटर की रेंज तक तो mgh का फार्मूला लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जी कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जैसे जैसे अर्थ से दूर, किसी भी मैस से दूर होते जाते हैं, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो चेंज होती जाती है। तो जब हम लार्ज डिस्प्लेसमेंट्स या लार्ज हाइट्स में एरिया हाइट चेंज देख रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास जी कांस्टेंट नहीं है, तो हम mgh वाला फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम एक मैथमेटिकल ट्रिक खेलेंगे। ठीक है, वो मैथमेटिकल ट्रिक क्या खेलेंगे, बेसिकली हमारे पास जो फोर्स भी है इस पर, वो भी चूंकि हमारे पास जी क्यों चेंज हो रहा है वो अगर मैं आपको डिफाइन करूं, तो बेसिकली हमारे पास फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है जैसे जैसे हम अर्थ से दूर मूव करते जा रहे हैं। वो क्यों मूव चेंज हो रही है, बेसिकली हमारे पास फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, अगर हम अर्थ के केस में बात करते हैं तो वो होती है F इज इक्वल्स टू जी, जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई mass 1 मल्टीप्लाई बाय द mass 2 डिवाइड बाय r डिस्टेंस। देखिए r डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट के सेंटर का डिस्टेंस दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर के डिस्टेंस तक। तो अर्थ के केस में ये हमारे पास mass ऑफ द अर्थ होता है। ठीक हो गया, और ये हमारे पास जो है mass ऑफ द ऑब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच हसन रजा। और आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स की बात करें, ठीक है, तो हम फोर्स हमारे पास चूंकि चेंज हो रही है, तो अब हम मैथमेटिकल ट्रिक ये खेलेंगे कि हम ये कह रहे हैं कि हमने 1 से लेके जो n तक पॉइंट्स है वहाँ पे हमने उसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे टोटों में, और उन जो पार्ट्स हैं वो जो हमने टोटे बनाए हैं उनमें जो हमारे पास फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये हमने एज्यूम किया। पिछले हमारे जो 1 से लेके 2 तक जो हाइट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमारे पास जी की वैल्यू में या उसकी फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज आए। हम बेसिकली हम इन छोटे छोटे पार्ट्स में फोर्स कांस्टेंट है, तो हम इन छोटे छोटे पार्ट्स में वर्क कैलकुलेट करेंगे, और इसी तरह इन सारे पार्ट्स में वर्क कैलकुलेट करके उन सब का सम ले लेंगे, तो हमारे पास वर्क टोटल आ जाएगा फ्रॉम 1 टू लेके पॉइंट n तक। अब हम पॉइंट 1 टू 2 पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिकली हमें उसके लिए कुछ डिस्टेंसेस पता होने चाहिए। तो एट पॉइंट 1 हमारे पास डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, हम डिस्टेंस ले रहे हैं, बेसिकली हमें ये आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, कि किसी भी पॉइंट पे, तो हम पहले पोजीशंस डिफाइन करते हैं। जो 1 है उसका कोर ऑफ द अर्थ या सेंटर ऑफ द अर्थ से जो डिस्टेंस है वो r1 है,
और जो 2 है उसका इसी तरह डिस्टेंस R2 है, और जो डेल R है ये बेसिकली इन दो के दरमियान में डिस्टेंस है, और जो ये डेल R है ये यहाँ पे भी जो जितना है यहाँ पे भी उतना है, ये सेम यानी कि स्पेसिस के थ्रू हमने ये पॉइंट्स लिए हैं जो कि 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी लिए हैं हमने। ठीक हो गया। तो अब बेसिकली हम 1 से लेके 2 तक फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो कि हमने एज्यूम किया कि कांस्टेंट है। तो अब फोर्स कैलकुलेट हम 1 पे करें या 2 पे करें, तो बजाय इन दोनों पे करने के हम क्या करते हैं, हम मिड में एक पॉइंट ले लेते हैं और हम कहते हैं कि हम इस मिड पॉइंट पे अपनी फोर्स जो कांस्टेंट उसकी वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं वो हम इसके थ्रू कांस्टेंट यानी कि कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो आर है बेसिकली ये हमारा ये आर होगा। अब इस आर की वैल्यू क्या है, अब इस आर की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है R1, ठीक हो गया, प्लस ये हाफ डिस्टेंस है। तो हाफ डिस्टेंस हमारे पास क्या है बेसिकली ये डेल R बाई 2 है। तो हमारे पास जो R होगा ये R1 प्लस डेल R बाई 2 हम इसको लिख सकते हैं हम। तो बेसिकली R हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, R1 प्लस डेल R बाई 2। अब इसलिए हमें ये R स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, तो अब इसको R स्क्वायर की फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा AB का होल स्क्वायर। तो A का स्क्वायर यानी कि R1 का स्क्वायर प्लस डेल R डिवाइड बाई 2 उस पूरे का स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर प्लस 2R1 मल्टीप्लाई बाय डेल R बाई 2, तो ये 2AB हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा अब जो डेल R है हमारे पास उसकी लेंथ जो हमारे पास एज़ कम्पेयर टू R1 R2 वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इतनी ज़्यादा कम है कि हम उसे कह रहे हैं कि वो लेस देन 1 मीटर है। ठीक है, जो कि हमारा डेल R है, सॉरी लेस देन है, तो वो लेस देन 1 मीटर है। अब अगर मैं कोई भी नंबर हो, अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर लूँ तो वो हमेशा अपने प्रीवियस नंबर से बड़ा आता है। क्या ऐसा हर दफ़ा होता है? ऐसा हर दफ़ा होता है अगर तो वो नंबर 1 से बड़ा है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 2 है उसका मैं स्क्वायर लूँ तो वो 4 आएगा, अगर मैं 3 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास 9 आएगा। लेकिन अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ तो 1 आएगा। लेकिन अगर मैं किसी भी 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर लूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं स्क्वायर लूँ 0.2 का अगर मैं स्क्वायर लूँ, अगर मैं इस पूरे नंबर का स्क्वायर लेता हूँ तो ये मेरे पास 0.04 आएगा, यानी कि 0.2 से भी छोटा नंबर। तो अगर तो मैं किसी भी 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर लेता हूँ तो वो मज़ीद कम होगा, प्लस उसको मैं 4 के साथ डिवाइड भी कर रहा हूँ। 4 कैसे, बेसिकली ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 बन जाएगा। तो एक इतना छोटा नंबर इतने बड़े बड़े नंबर जो कि कई हज़ारों किलोमीटर्स में उनके दरमियान में फैल रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं इसको ले सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली इनकी निस्बत 0 है। तो अगर मैं ये अप्रोक्सीमेशन लेता हूँ तो इस पूरे को मैं 0 डिक्लेयर कर दूंगा। यहाँ पे 2 से कट जाएगा, हमारे पास पीछे क्या फॉर्म बनेगी, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल R। अब यहाँ पे बेसिकली हमारा टोटल मकसद क्या था, हमने R2 को सिंपल तरीन फॉर्म में लेकर आना है। तो हम चाहें तो ये वैल्यू भी लगा सकते हैं, अगर इससे हम ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है तो हम वो भी कोशिश करेंगे। तो मज़ीद हम सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं अगर हम डेल R की वैल्यू पुट कर दें। तो डेल R हमारे पास क्या है, बेसिकली डेल R हमारे पास R2 माइनस R1 है। तो बेसिकली हम वो वैल्यू प्लग इन करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू प्लग इन कर दी। अब R1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे R2 माइनस R1 के साथ, तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, R1 स्क्वायर वैसे के वैसे ही आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये आ गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव R1 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे R1 स्क्वायर पॉजिटिव पे भी है। थैंक यू सो मच क्वीन ब्लोच फॉर सब्सक्राइबिंग। तो हमारे पास R1 स्क्वायर नेगेटिव R1 स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, R स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा R1 मल्टीप्लाई बाय R2 के। तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली R स्क्वायर की जगह पे R1 प्लस R2 पुट कर देंगे। थैंक यू सो मच हसन रज़ा। बेसिकली हसन रज़ा मेरा रूममेट था यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में, बहुत अच्छा रूममेट था। थैंक यू सो मच हसन रज़ा, मुइन एंड जवाद अहमद फॉर बीइंग हियर। अच्छा हमारे पास R2 आ गया। अब बेसिकली R2 की वैल्यू हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, यानी कि फोर्स की जगह पे यहाँ पे जहाँ पे हम प्लग इन करना चाह रहे थे। तो जब हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो हमारे पास फोर्स क्या बन जाएगी, फ्रॉम 1 to 2 हमारे पास फोर्स 1 to 2 जो हमने बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स लेनी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, GM कैपिटल M बेसिकली मैस ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m जो कि मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जिसके भी हम एनालिसिस करें, डिवाइड बाय R1 R2 का प्रोडक्ट। बेसिकली तो हमने वर्क कैलकुलेट करना है फ्रॉम 1 to 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5 अप टू इन्फिनिटी तक, और उन सबको सम कर देना था। तो सबसे पहले हम 1 to 2 देखते हैं। अब हम सारे तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस बनेगा, हम वो सीक्वेंस बेसिकली निकालना चाह रहे हैं। जो 1 to 2 सीक्वेंस है उसी तरह का एक सीक्वेंस
2 to 3 बनेगा, हम वो सीक्वेंस भी देखते हैं क्या बनता है। तो अगर हम वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 देखें तो वो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद दी डेल आर। बेसिकली हमने डेल आर मूव किया तो फोर्स और डेल आर का डॉट प्रोडक्ट, तो बेसिकली ये दोनों इन लाइन है तो ये सिंपली आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डेल आर हमारे पास क्या है, R2 माइनस R1, और ये हमारे पास बेसिकली फोर्स आ गई है जो कि यहाँ पे थी। यहाँ पे हम GMM को बाहरी रखेंगे, इसको ब्रैकेट्स के अंदर ले जाएंगे और इन दोनों पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, GMM बाहरी रहा, R2 डिवाइड बाय R1 R2 और माइनस R1 डिवाइड बाय R1 R2 का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं इसको यहाँ तक तो सिंप्लीफाई हो गया है, अगर यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो वो बता सकता है। तो खैर अब यहाँ पे मैं R2 को R2 से काट दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे R1 R1 से काट जाएगा। पीछे हमारे पास वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 क्या बचेगा, GMM 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन फ्रॉम 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट, यानी कि 1 से लेके 2 तक हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास जो 2 to 3 वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, उस केस में हमारे पास जो डेल आर है, ठीक है, जो इस केस में डेल आर था वो हमारे पास 1 to 2 था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेल आर स्क्वायर है वो 2 to 3 हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि R2 मल्टीप्लाई बाई R3। और इस तरह जो डेल आर है वो R3 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक हो गया, सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा। तो इसी तरह जो वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा 1/2 R2 माइनस 1/2 R3। ठीक है, बेसिकली ये 1 यहाँ पे, ठीक है, और ये 1 ये 2 यहाँ पे आ गया। इसी तरह ये 2 to 3 है तो ये 2 और ये R3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 3 to 4, 4 to 5, ये सारा पैटर्न इसी तरह ही फॉलो होगा। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने बेसिकली इन सब को समेशन करना है। उसके बाद जो सबसे आखिरी होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो इससे निचला एक स्टेप होगा वो हमारे पास n-1 होगा, ठीक है, जो कि n से एक कम होगा। तो उस केस में हमारे पास वर्क फ्रॉम n-1 to n क्या आएगा, Rn-1 माइनस 1 डिवाइड बाई Rn। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसलिए हमने इन सब को सम करना है। तो अगर हम टोटल वर्क निकालें तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, सब में ये फैक्टर तो कॉमन है तो ये बाहर कॉमन आ जाएगा। नेगेटिव साइन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि हम अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं, और इन सब का सम आएगा। ठीक है, इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका, ये बेसिकली हमारे पास वर्क 1 2 से आया है, ये 2 3 से आया है, फिर इसी तरह 3 4 से हमने लिखा, फिर 4 5, इस तरह चलते चलते n-1 से लेके n तक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक आसानी नज़र आ रही है। ठीक है, क्या आसानी नज़र आ रही है, इसलिए हमारे पास अगर हम ब्रैकेट्स ख़त्म करें, बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा। 1/R2 यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे वो पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये जो 1/R3 है ये यहाँ पे नेगेटिव है। इससे अगला जो हमारे पास वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 था जो कि आया होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, हमने 3 डॉट्स लगा दिए, वहाँ पे ये पॉजिटिव था। ठीक है, तो ये बेसिकली उसके साथ कट गया, और इसी तरह चलते गए, सारे कटते गए, बेसिकली इसके दोनों कट गए हैं, इससे अगले के इसके भी दोनों कट जाएंगे पार्ट्स। और इसी तरह जो ये बेसिकली हमारे पास यानी कि 1 डिवाइड बाई Rn-1 है, ये अपने से एक पिछले के साथ कट जाएगा। अब ये इससे आगे कोई पॉइंट है नहीं तो ये किसी के साथ भी नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि 1 डिवाइड बाई Rn। तो हमारे पास जो पीछे टोटल बचा वो क्या बचा, हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स बच गए हैं, बाकी सारे बीच वाले जितने भी थे वो आपस में कट चुके हैं। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा नेगेटिव G कैपिटल M स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय R1 माइनस Rn, क्योंकि बीच वाले सारे माइनस हो चुके हैं। ठीक हो गया, ये माइनस साइन हमारे पास कहाँ से आया, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ से आया। ठीक है, इसके साथ माइनस साइन था। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई टोटल वर्क की, फ्रॉम कैरिंग दी ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट 1 टू लेके n इन्फिनिटी यानी कि n तक। अब यहाँ पे जो Rn है, Rn की वैल्यू में हमने पहले डिफाइन किया था, जो n हमारे पास है ये एट इन्फिनिटी है, तो हमारे पास जो Rn आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो भी Rn हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी हमारे पास क्या होती है, अगर आपको पता हो, 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल होता है। अब ये 0 के इक्वल क्यों होता है वो भी आपको समझा देता हूँ। अगर आप 1 डिवाइड बाय 1 क्या करें, 4 कर लेते हैं। 4 डिवाइड बाय अगर मैं 4 करूं तो मेरे पास क्या आएगा 1। 4 डिवाइड बाय मैं 2 करूं तो मेरे पास क्या आएगा 2। 4 डिवाइड बाय मैं 1 करूं तो मेरे पास क्या आएगा 1। इसी तरह मैं 4 डिवाइड बाय 0.5 करूं तो मेरे पास क्या आएगा 8। इसी तरह मैं जिस तरह ये नंबर छोटा करता जा रहा हूँ ये मेरे पास बड़ा होता जा रहा है।
इसी तरह अगर मैं 4 डिवाइड बाय 0 पॉइंट करूँ, मैं 1 करूँ, तो मेरे पास ये क्या आएगा 40। और इस तरह मैं इसको 4 डिवाइड बाय 0.01 करूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा 400। ठीक है। और अगर मैं इसी तरह 4 डिवाइड बाय 0.000000 इस तरह कह लो कि लाखों जीरो डाल के एंड पे एक 1 डाल दूँ, तो मेरे पास ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसमें लाखों जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जैसे जैसे मैं नीचे जीरो को अप्रोच करता जाता हूँ, इसी तरह मैं यहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाता हूँ। इसलिए आपके पास समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी, और इसी तरह समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस नंबर को बड़ा करता जाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसी के उल्ट देख लूँ, ठीक है, मैं अगर किसी भी नंबर को, यानी कि आप इसी को उल्ट जैसे जैसे मैं बड़ा करता जा रहा हूँ, मेरे पास ये नंबर छोटा होता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जाऊँगा, किसी भी नंबर को मैं इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करूँ, तो मेरे पास एक पार्ट क्या आएगा जीरो के इक्वल। तो इसलिए हमारे पास 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या आता है जीरो। तो हमारे पास जो टोटल वर्क आएगा वो हमारे पास ये जीरो हो गया, पीछे हमारे पास 1 डिवाइड बाई R1 बच गया, तो हमारे पास टोटल वर्क क्या आएगा नेगेटिव जी कैपिटल M जो कि मैस ऑफ द अर्थ है, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m जो कि मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, डिवाइड बाय R1। तो ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क, और यही हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट 1 था। ठीक है, तो अगर हम 1 R की जगह पे हम कोई भी R डिस्टेंस ले लें, तो हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, वो है नेगेटिव जी M डिवाइड बाय R। ठीक हो, तो बेसिकली हम जो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे होते हैं, बेसिकली हम कहते हैं कि इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इसका एब्सोल्यूट, इसके एब्सोल्यूट पोटेंशियल में से इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल माइनस कर दो, बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी आता है, जिसे हम MGH कहते हैं। तो दिस इज नोन एज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल। हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल रहे, हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो दिस इज द नॉन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑब्जेक्ट जमीन पे पड़ा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर मैं एक गड्ढा खोद दूं और उसको फेंकूं, वो फिर भी नीचे जाएगा अनटिल दी पॉइंट मैं एक इतना बड़ा गड्ढा खोदूं कि मैं उसके सेंटर कोर तक पहुंचूं, फिर मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा तो वो मजीद नीचे नहीं जाएगा। तो वो वहाँ पे उसकी जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या आएगी जीरो। ठीक हो गया। सॉरी मैंने आपको ये चीज़ बताई, यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारे पास जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। इससे हल्का सा अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।